नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोश पर। आज हम एक बहुत बड़े और कह सकते हैं बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, भारतीय संविधान। अब देखिए, संविधान एक बहुत मोटी किताब है और हर एक अनुच्छेद को याद रखना वो तो लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी रट्टा लगवाना नहीं है। आज हम संविधान की उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, वो ढांचा जिस पर हमारा पूरा देश चलता है। हम इसके सबसे जरूरी अनुसूचियों और अनुच्छेदों के पीछे की जो सोच है उसको पकड़ेंगे। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये हमारे देश की कहानी बताते हैं। क्या बात है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले नींव की बात करते हैं, यानी संविधान की अनुसूचियां। ये क्या है और इतनी जरूरी क्यों है? सोचिए कि संविधान एक मुख्य किताब है और अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स उसके अंत में जुड़े हुए परिशिष्ट की तरह हैं, अपेंडिक्स की जैसे। जो बातें बहुत ज्यादा विस्तृत थीं, उन्हें अनुच्छेदों में डालने के बजाय अलग से सूचियों में डाल दिया गया, ताकि संविधान का जो मुख्य फ्लो है वो बना रहे। अच्छा, तो ये एक तरह से संविधान को व्यवस्थित रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। कुल 12 अनुसूचियां हैं। हाँ, पहली तो बहुत सीधी है, इसमें भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। हाँ, ये देश का नक्शा तय करती है एक तरह से। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी अनुसूची को एक साथ देखना चाहिए। ये देश के बड़े बड़े पदाधिकारियों से जुड़ी हैं। दूसरी में राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज ऐसे पदों के वेतन और भत्ते हैं। और तीसरी में? तीसरी में इन्हीं पदों के लिए शपथ का प्रारूप है। वो जो शपथ लेते हैं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अच्छा, और चौथी वाली? वो थोड़ी अलग लगती है। वो बहुत जरूरी है। चौथी अनुसूची तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। मतलब ये राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से ज्यादा सदस्य आते हैं तो सिक्किम जैसे छोटे राज्य से कम। ये सीधे सीधे संघवाद के संतुलन को दिखाता है। यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। पांचवी और छठी अनुसूची ये दोनों ही आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है? ये एक बहुत बारीक और महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, पांचवी अनुसूची जो है वो पूरे देश के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की एक सामान्य रूपरेखा देती है। ठीक है। लेकिन छठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों पर खास ध्यान देती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, सिर्फ ये 4 ही क्यों? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि इन राज्यों की जनजातीय संस्कृतियां और उनकी स्वायत्तता की जरूरतें बहुत विशिष्ट थीं। संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि उन्हें ज्यादा स्वायत्तता देनी होगी। इसलिए छठी अनुसूची के तहत वहां स्वायत्त जिला परिषदें बनाने का प्रावधान है। अच्छा, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। हाँ, जिन्हें अपने स्थानीय मामलों पर कानून बनाने तक का अधिकार है। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर, जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित है, शक्तियों का बंटवारा। इसे आप घर के काम के बंटवारे की तरह समझ सकते हैं। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। ये पूरे देश के मामले हैं। और राज्य सूची, जैसा नाम से ही जाहिर है, राज्यों के लिए होगी। बिल्कुल। इसमें पुलिस, खेती, साफ सफाई जैसे स्थानीय महत्व के विषय हैं। और फिर आती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, ये वो मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सही कहा, जैसे शिक्षा, जंगल, मजदूरों के मुद्दे। लेकिन अगर दोनों में टकराव हो जाए तो? मान लीजिए शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों ने अलग अलग कानून बना दिए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। यह हमारे संघीय ढांचे में केंद्र को थोड़ी ज्यादा शक्ति देता है। चलिए अब भाषाओं की बात करते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह हमेशा से 22 नहीं थी। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। समय के साथ और भाषाओं को इसमें जगह दी गई। जैसे 1967 में 21वें संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये सिर्फ एक भाषा को जोड़ना नहीं था, ये विभाजन के बाद भारत आए सिंधी समुदाय की पहचान को सम्मान देना था। उसके बाद भी भाषाएं जुड़ती रहीं। हाँ, फिर 71वें संशोधन से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया और फिर 2003 में 92वें संशोधन से 4 और भाषाएं आईं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है। वो देश की भाषाई विविधता को पहचानता है और अपनाता है।
अब उन अनुसूचियों की बात करते हैं जो मूल संविधान में नहीं थी, जिन्हें बाद में संशोधनों से जोड़ा गया, जैसे 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची तो पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ दी गई थी। इतना जल्दी? हाँ, इसका मकसद था भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। उस समय जमींदारी प्रथा खत्म करना सरकार की प्राथमिकता थी और वो नहीं चाहती थी कि इन कानूनों को अदालतों में चुनौती दी जाए। अच्छा। और 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जानते हैं। हाँ, इसकी कहानी बड़ी मजेदार है। 80 के दशक में भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का मुहावरा बहुत मशहूर हो गया था। मतलब नेता सुबह एक पार्टी में, शाम तक दूसरी में। बिल्कुल। इससे सरकारें अस्थिर हो रही थी। इसी को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और आखिर में 11वीं और 12वीं अनुसूची। ये तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने जैसा था। बिल्कुल। 73वें और 74वें संशोधन जो 1992 में हुए, वो एक क्रांति की तरह थे। 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची आई, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें गांव के विकास के लिए 29 विषय सौंपे। हाँ, और 74वें संशोधन से 12वीं अनुसूची आई, जिसने नगर पालिकाओं को शहरों के शासन के लिए 18 विषय दिए। इसने सही मायनों में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। तो अनुसूचियों से हमें देश का ढांचा, उसकी बनावट समझ आ गई। अब इस ढांचे के अंदर की आत्मा यानी सबसे जरूरी अनुच्छेदों पर आते हैं। बिल्कुल। अगर अनुसूचियां ढांचा हैं, तो अनुच्छेद उस ढांचे को चलाने वाले नियम और अधिकार हैं। और शुरुआत करते हैं संविधान के भाग 3 से, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मौलिक अधिकार। और इसमें सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। बिल्कुल। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीति को अपराध घोषित करता है। और अनुच्छेद 18 सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों का अंत करता है, ताकि समाज में कोई खुद को विशेष न समझे। और सबसे जरूरी, बोलने की आजादी, वो तो लोकतंत्र की धड़कन है। अनुच्छेद 19(1)(a) हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये असीमित तो नहीं है। नहीं, इस पर देश की सुरक्षा और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध भी हैं। फिर आता है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक अनुच्छेद की व्याख्या करके इसमें स्वच्छ पर्यावरण, निजता, प्राइवेसी, गरिमा से जीने जैसे कई अधिकारों को शामिल कर दिया है। शिक्षा का अधिकार भी तो इसी से जुड़ा है ना? हाँ, 86वें संशोधन से अनुच्छेद 21(a) जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। एक ऐतिहासिक कदम था ये। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 25 हमें किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर सरकार ही इन अधिकारों को छीनने लगे तो नागरिक क्या करे? इसके लिए संविधान ने एक सुरक्षा कवच दिया है, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। है कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करके आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके बिना तो बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते हैं। सही कहा। मौलिक अधिकारों के बाद आते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब डीपीएसपी। ये मौलिक अधिकारों से कैसे अलग है? ये एक बड़ा फर्क है। मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जबकि डीपीएसपी सकारात्मक है, वो राज्य को कुछ करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन एक बड़ा अंतर यह है कि ये अदालत में प्रवर्तनीय नहीं है। हाँ, अनुच्छेद 37 यही कहता है, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर इनका फायदा क्या है? ये देश के शासन के लिए मूलभूत है। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है। जैसे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, जो बाद में 73rd संशोधन से हकीकत बना। अच्छा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का लक्ष्य रखता है, और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है। अब सरकार की मशीनरी पर आते हैं। सबसे ऊपर राष्ट्रपति। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 में उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने की जटिल प्रक्रिया है, जो दिखाती है कि उन्हें हटाना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 72 उन्हें क्षमा दान की शक्ति देता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो किसी की सजा को कम, माफ या बदल सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्युदंड को भी। मैंने सुना है कि राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन उसमें एक फर्क है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते। सही, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। अब संसद से जुड़े कुछ खास अनुच्छेदों की बात करते हैं। जैसे जब दोनों सदनों में किसी बिल पर सहमति ना बने, तब क्या होता है? उसके लिए अनुच्छेद 108 है, जो संसद की संयुक्त बैठक जॉइंट सेशन का प्रावधान करता है। लेकिन ये साधारण बिलों के लिए ही है ना? हाँ, संविधान संशोधन या धन विधेयक के लिए नहीं। और आपने धन विधेयक की बात की, तो अनुच्छेद 110 उसे परिभाषित करता है, और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र है। जिसे हम अपनी आम भाषा में बजट कहते हैं। बिल्कुल। और जब संसद ना चल रही हो पर कानून बनाना जरूरी हो, उसके लिए राष्ट्रपति के पास एक खास हथियार है, अनुच्छेद 123, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ये एक अस्थायी कानून होता है। न्यायपालिका की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कहाँ से शुरू होता है? अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। एक दिलचस्प अनुच्छेद है 129, जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इसके फैसले पत्थर की लकीर हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है और वो देश की सभी निचली अदालतों के लिए कानून का काम करते हैं। और वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? वो है अनुच्छेद 143। इसके तहत राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकते हैं। लेकिन वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। सही कहा। अब कुछ और जरूरी प्रावधानों पर आते हैं जो अक्सर खबरों में रहते हैं, जैसे वित्त आयोग या चुनाव आयोग। हाँ, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन की बात करता है, जिसका काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसे का बंटवारा कैसे हो, इसकी सिफारिश करना है। और अनुच्छेद 324? अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, जो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। संपत्ति का अधिकार भी तो पहले मौलिक अधिकार था, पर अब नहीं है। बिल्कुल। 44वें संशोधन 1978 के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब सरकार अब भी आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन कानून बनाकर और उचित मुआवजा देकर। और सबसे आखिर में वो प्रावधान जिनका इस्तेमाल देश पर संकट आने पर होता है, आपातकालीन प्रावधान। हाँ, ये संविधान के भाग 18 में है और बहुत शक्तिशाली है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, जो सबसे ज्यादा विवादित रहा है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है। और अनुच्छेद 360? वो है वित्तीय आपातकाल, जो सौभाग्य से आज तक भारत में कभी नहीं लगा। और अंत में वो अनुच्छेद जो इस पूरे संविधान को समय के साथ बदलने की शक्ति देता है। आप बात कर रही हैं अनुच्छेद 368 की। बिल्कुल। ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। इसी अनुच्छेद की वजह से हमारा संविधान एक जड़ दस्तावेज न होकर एक जीवंत दस्तावेज बन पाया है। तो हमने संविधान के पूरे ढांचे, उसके आदर्शों, सरकार की शक्तियों और संकट के समय के प्रावधानों तक का एक चक्कर लगा लिया। ये सच में दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। बिल्कुल। ये अनुच्छेद और अनुसूचियां सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, ये एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा, हमारे आदर्शों और हमारी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हमें बताता है कि हम क्या थे, हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।